हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की कहानी 5 दोस्तों की है जो अपनी वाइफ से छुपकर अफेयर्स करने के लिए एक लॉफ्ट यानी अपार्टमेंट परचेज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो वहां तब होती है जब उस लॉफ्ट में उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है। मूवी की कहानी काफी बार प्रेजेंट और पास्ट में घूमती है, जिस वजह से आपको समझने के लिए आसानी हो, इसलिए हमने इसे सिंपल सीक्वेंस में एक्सप्लेन किया है। तो बिना देरी किए जानते हैं मूवी की पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत में हमें ल्यूक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कुछ ग्रोसरी खरीद कर अपने लॉफ्ट में लौट रहा था। बट जैसे ही वो उस लॉफ्ट में एंटर करता है, एक लड़की की डेड बॉडी देखकर शॉक रह जाता है। फिर वो तुरंत अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करके इन्फॉर्म करता है, जिस पर सबसे पहले वहां विंसेंट आता है, फिर क्रिस और फिर मार्टी। लेकिन उनके एक फ्रेंड फिलिप्स का फोन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा था। दरअसल इन पांचों ने वो लॉफ्ट पार्टनरशिप में अपने एंटरटेनमेंट के लिए लिया था, ताकि वो लोग अपने वाइफ से छुपकर जब चाहे यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसलिए उन सभी के पास इस लॉफ्ट की एक एक कीज थी, जिससे उनमें से कोई भी जब चाहे उस लॉफ्ट में आ जा सकता था। लेकिन उनका एक रूल था कि वहां जब भी कोई आएगा वो बाकी सबको पहले ही मैसेज करके इन्फॉर्म कर देगा, ताकि उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब क्योंकि उनमें से कोई भी उस लड़की को नहीं पहचान रहा था, तो उन सभी को लग रहा था कि उसे फिलिप्स ने ही यहाँ लाकर उसका मर्डर किया होगा। दरअसल फिलिप्स एक ड्रग एडिक्ट और सनकी दिमाग वाला इंसान था, जो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसने एक बार ड्रग के नशे में होकर वहां एक प्रोस्टिट्यूट को हैंडकफ करके उसका रेप किया था। अब कहानी 1 साल फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां एक पार्टी में ये पांचों फ्रेंड्स प्रेजेंट थे। दरअसल विंसेंट प्रोफेशन से एक आर्किटेक्ट था और आज जिस बिल्डिंग में ये पार्टी चल रही थी, उस बिल्डिंग को विंसेंट ने ही डिजाइन किया था। कुछ देर बाद विंसेंट बाकी चारों को उसी बिल्डिंग में रहे एक लॉफ्ट को पार्टनरशिप में खरीदने के लिए कन्विंस करा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बार बार होटल रूम बुकिंग के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने से उनकी वाइफ्स को शक हो सकता था। खैर, अब कुछ दिनों बाद फिलिप्स की शादी थी, जहां ये चारों मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी मार्टी मजाक में फिलिप्स की सिस्टर जोई के बारे में एब्जर्व कमेंट पास करता है, जिससे उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। फिलिप्स दरअसल अपनी सिस्टर को लेकर काफी पॉजिटिव था, जिस वजह से उसकी सिस्टर को भी कई बार एम्बैरस फील होना पड़ता था। अब उसी फंक्शन में क्रिस की मुलाकात एक लड़की एन से होती है, जो एक लोकल पॉलिटिशियन के लिए पर्सनल असिस्टेंट का काम करती थी। बातों बातों में एन क्रिस को किसी प्राइवेट जगह पर कॉफी के लिए इनवाइट करती है और फिर उन दोनों की मुलाकात फिजिकल रिलेशनशिप में बदल जाती है। क्रिस कई बार एन को उस लॉफ्ट में लेके आता था, जहां वो उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगा था। और ऐसा करते करते एक दिन क्रिस एन को बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और उससे शादी करने के लिए अपनी वाइफ को भी छोड़ने के लिए तैयार है। एन उससे शादी करने के लिए मना करती है और फाइनली क्रिस के फोर्स करने पर रिवील करती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। अब एक दिन विंसेंट, मार्टी और ल्यूक किसी बार में एक पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उस वक्त उनकी नजर फिलिप्स के फादर इन लॉ पर पड़ती है, जो वहां किसी यंग लड़की के साथ आए हुए थे। फिलिप्स के फादर इन लॉ भी उन तीनों को देख लेते हैं और विंसेंट से मिलकर उनका मुंह बंद रखने के लिए अपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट विंसेंट को देने का वादा करते हैं। खैर, अब उस पार्टी में उन तीनों की मुलाकात डैना और सारा नाम की लड़की से होती है और उनसे फ्रेंडशिप होने के बाद मार्टी डैना के साथ और विंसेंट सारा के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और ये वन नाइट स्टैंड मार्टी और विंसेंट के लिए वन नाइट स्टैंड से बदलकर रोज की जरूरत बन जाती है, जिसकी वजह से डैना मार्टी से और सारा विंसेंट से सच में प्यार करने लगते हैं। विंसेंट के मना करने पर सारा तो उसके इनकार को समझ जाती है, पर डैना नहीं समझ पाती और वो मार्टी के घर जाकर मार्टी की वाइफ को सब सच बता देती है, जिसके बाद मार्टी की वाइफ मिमी उसे डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है और अलग रहने लगती है। वहाँ दूसरी ओर क्रिस भी एन के लिए इतना सीरियस हो गया था कि वो उसे बार बार कॉल करने लगता है और कभी कभी उसे फॉलो भी करने लगता है। बट एन उसे अब भी साफ मना कर देती है
क्योंकि वो जानती थी कि इससे क्रिस की सोसाइटी में कितनी बदनामी हो सकती थी। पर क्रिस की वाइफ और क्रिस का कुछ दिनों से किसी बात को लेकर अनबन चल रहा था, जिससे साफ पता लग रहा था कि वो क्रिस के साथ खुश नहीं थी। और तो और उसे अब क्रिस के बिहेवियर को लेकर शक भी होने लगा था। खैर, अब एक दिन फिलिप्स के फादर इन लॉ ने एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जहां लगभग सारे लोग आए हुए थे। वहां फिलिप्स विंसेंट को बताता है कि जिस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट उसके फादर इन लॉ विंसेंट को देने वाले थे, वो अब उन्होंने किसी और को दे दिया था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथों से जाता देख विंसेंट फिलिप्स के फादर इन लॉ को ब्लैकमेल करता है कि वो उनकी वाइफ को उनके अफेयर के बारे में बता देगा। विंसेंट का बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं आता और वो अपने पॉलिटिशियन फ्रेंड रिक से इस बारे में हेल्प मांगता है, जिसके बाद रिक अपनी असिस्टेंट एन की मदद से क्रिस को वुमेन वॉशरूम में लेके आता है और उसे वार्न करता है कि वो विंसेंट को समझाए कि वो उसके फ्रेंड को ब्लैकमेल ना करे। लेकिन क्रिस उल्टा उसे ही धमकी देता है कि वो एन से दूर रहे, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। अब रिक उसे बताता है कि एन को कोई पे कर रहा है क्रिस के साथ रिलेशन बनाने के लिए। क्रिस के पूछने पर एन उसे कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद फिलिप्स दो लोगों को उसके सिस्टर जोई के करीब आते देखकर उनसे झगड़ा करके पार्टी में हंगामा खड़ा कर देता है, जिस वजह से गुस्सा होकर उसके फादर इन लॉ उसे पार्टी से निकाल देते हैं और उसे उसकी बेटी से भी हमेशा के लिए दूर रहने को कहते हैं। अपने भाई के एग्रेसिव बिहेवियर से जोई अपसेट होकर रोने लगती है और विंसेंट से सहारा लेती है। बट ये देखकर सारा जेलस में विंसेंट से आर्ग्यू करने लगती है कि उसे अपनी वाइफ और सारा में किसी एक को चुनना होगा। लेकिन विंसेंट के ना मानने पर सारा गुस्सा होकर विंसेंट की वाइफ को उसके अफेयर के बारे में बताने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगती है। बट तभी ल्यूक उसे रोक लेता है और धमकी देकर उसे उसका माइंड चेंज करने पर मजबूर कर देता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम देखते हैं कि ल्यूक फ्रीक आउट होकर पुलिस के पास जाने के लिए जाने लगता है, पर तभी विंसेंट उसे रोक लेता है और उसे समझाकर शांत कर देता है। वहीं पर मार्टी डेड बॉडी के पास नोटिस करता है कि वहां लैटिन में खून से लिखा था फेट विल यूनाइट अस, और उस लड़की की बॉडी के पास वो नाइफ भी था जिससे उसका खून हुआ था। खैर, अब इतने में वहां फिलिप्स आ जाता है, जिसे देखते ही ल्यूक उस पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। बट फिर बाकी लोग उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें शांत कराकर फिलिप्स से पूछते हैं कि कहीं उसने तो उस लड़की को यहाँ नहीं लाया था। फिलिप्स मना करता है और उन्हें बताता है कि वो कल शाम उसके फादर इन लॉ के साथ उनके ऑफिस में काम कर रहा था। तब विंसेंट को डाउट होने लगा था कि शायद उनके किसी दुश्मन को इस लॉफ्ट के बारे में पता लग गया होगा, जो अब उन्हें इस मर्डर में फंसाना चाहता है। इसलिए वो बाकी सबसे पूछता है कि क्या उनकी किसी से आपसी दुश्मनी है जिन पर उन्हें शक हो, जो ये सब कर सकता है। पर उनके दिमाग में ऐसा कोई याद नहीं आता जिनके साथ उनकी इतनी बड़ी दुश्मनी हो सकती थी। अब इतने में वहां डोर की बेल बजती है और पता चलता है कि किसी सारा नाम की लड़की ने इस लॉफ्ट को सेल करने के लिए वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया था। क्रिस उस कस्टमर को मना कर देता है और बाकी लोगों से पूछने लगता है कि क्या वो लोग किसी सारा नाम की लड़की को जानते हैं। तभी विंसेंट कहता है कि सारा वही है जिसका मर्डर हुआ है और रिवील करता है कि उसका सारा के साथ फिजिकल रिलेशन था, जिसमें सारा उसे सीरियसली प्यार करने लगी थी और कल भी वो दोनों वहीं पर थे जहां विंसेंट ने सारा से शादी करने से मना कर दिया था। लेकिन कल रात जब वो यहाँ से निकला था तब सारा जिंदा थी। अब ये सुनकर क्रिस विंसेंट पर गुस्सा हो चुका था, क्योंकि हो सकता था कि विंसेंट के मना करने की वजह से सारा ने सुसाइड की हो। फिर फिलिप्स भी मर्डर किए हुए नाइफ से विंसेंट को मारने जाता है और बाकी लोगों के रोकने की वजह से वो नाइफ विंसेंट की ओर फेंकता है। लेकिन विंसेंट किसी तरह उस नाइफ को पकड़कर फिर से उसे उस डेड बॉडी के पास रख देता है। अब ल्यूक उन्हें अपना एक सीक्रेट रिवील करता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि उसने उस लॉफ्ट में हिडन कैमरा छुपा कर रखा था, जिससे वो वहां आए हुए लोगों की इंटीमेट एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता था। लेकिन कल रात की एक्टिविटी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उसे विंसेंट से कोई मैसेज नहीं आया था कि वो कल रात लॉफ्ट में आने वाला था। खैर, अब कोई और ऑप्शन नहीं होने पर विंसेंट डिसाइड करता है कि उन लोगों को वो डेड बॉडी ठिकाने लगानी होगी। लेकिन तभी अचानक विंसेंट को चक्कर आने लगता है,
क्योंकि कुछ देर पहले जब क्रिस ने उसे ड्रिंक दी थी उसमें उसने ड्रग मिला दिया था। विंसेंट को समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने दोस्त ने उसे क्यों ड्रग दिया था। तब ल्यूक रिवील करता है कि उन्हें उसकी असलियत पता चल गई है, जिसके बाद मूवी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि सबसे पहले ल्यूक ने उस डेड बॉडी को देखा था और उसने विंसेंट को छोड़कर बाकी सबको कॉल करके उस लॉफ्ट में बुला लिया था। वहां ल्यूक उन्हें सारा ने विंसेंट के लिए लिखा हुआ सुसाइड नोट दिखाता है, जिसमें लिखा था सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ। जिसके बाद वो उन्हें अपने हिडन कैमरे के बारे में बताता है, जिसमें रिवील होता है कि विंसेंट मार्टी के वाइफ मिमी, फिलिप्स की सिस्टर जोई और एन मॉरिस के साथ फिजिकल हुआ था। ल्यूक मार्टी को बताता है कि जब मार्टी ने विंसेंट से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी वाइफ को जाकर समझाए कि वो फिर से कभी उसे धोखा नहीं देगा, तब विंसेंट ने मार्टी की वाइफ मिमी के नशे में होने का फायदा उठाया था। फिर ल्यूक फिलिप को बताता है कि जब से विंसेंट ने उसकी सिस्टर जोई को उसकी वेडिंग में देखा था, तब से वो उसे उस लॉफ्ट में लेकर आ रहा था और एन को क्रिस के साथ फिजिकल होने के लिए विंसेंट ने ही एन को पैसे दिए थे ताकि क्रिस उस लॉफ्ट को शेयर करने के लिए रेडी हो जाए। ये सब जानकर वो तीनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और ल्यूक के कहने पर डिसाइड करते हैं कि वो लोग विंसेंट से बदला लेंगे और उसे सारा के सुसाइड में फंसा देंगे। लेकिन अभी वो लोग अगर डायरेक्टली पुलिस को इन्फॉर्म करते तो वो लोग भी इसमें फंस सकते थे, क्योंकि वो लॉफ्ट वो सभी भी यूज कर रहे थे। तो हो सकता था कि पुलिस के क्रॉस क्वेश्चनिंग में उन्हें भी इस केस में फंसा दे, और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था कि कल रात सारा के साथ वहां विंसेंट था और उसका सच में उसके साथ अफेयर चल रहा था, जिस वजह से वहां वो लोग ऐसा सेटअप तैयार करने का डिसाइड करते हैं जिससे सिर्फ विंसेंट उस केस में फंसे और खुद फंस ना जाए। इसलिए वो लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं ताकि वो दूसरों की नजरों के सामने रहकर प्रूफ कर सके कि वो लोग उस दिन अपने काम पर गए हुए थे। लेकिन फिलिप्स वहीं रुकने का डिसाइड करता है ताकि वो उन सभी के फिंगरप्रिंट्स और उनकी चीजें वहां से हटा सके। बट सन की फिलिप्स ड्रग कंज्यूम करता है और नशे में आकर विंसेंट का सारा गुस्सा सारा पर निकालते हुए उसके हाथ को स्लिट कर देता है और उसे बेड से हैंडकफ करके उसके खून से लैटिन में लिख देता है फेट विल यूनाइट अस। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां सारे लोग विंसेंट को सारा के डेड बॉडी के साथ हैंडकफ कर देते हैं और उसे और ज्यादा ड्रग देकर बेहोश कर देते हैं ताकि ये प्रूफ हो सके कि विंसेंट के रिजेक्शन से अपसेट होकर सारा ने सबसे पहले विंसेंट को ड्रग देकर मारने की कोशिश की और फिर खुद ने सुसाइड कर लिया। अब पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद विंसेंट को हिरासत में लिया जाता है और बाकी को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है। विंसेंट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसे उसके फ्रेंड फंसा रहे हैं, क्योंकि कल रात सारा जिंदा थी जब वो लॉफ्ट से निकल रहा था। लेकिन ऑफिसर्स उसकी एक नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें वहां सिर्फ विंसेंट के ही फिंगरप्रिंट्स मिले थे और वहां के रिकॉर्डिंग में भी सिर्फ विंसेंट के ही इंटीमेट वीडियोस थे, क्योंकि उन चारों ने विंसेंट की क्लिप को छोड़कर बाकी सारी क्लिप्स डिलीट कर दी थी। बाकी लोगों को इंट्रोगेशन करने पर सब यही कहते हैं कि वो लॉफ्ट सिर्फ विंसेंट का था और वही वहां आया जाया करता था। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा था कि उस इंसिडेंट के वक्त मार्टी अपने ऑफिस में था, क्रिस और ल्यूक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और फिलिप्स के फादर इन लॉ ने स्टेटमेंट दिया था कि फिलिप्स उस वक्त उनके साथ था। दरअसल फिलिप्स को भी अपने फादर इन लॉ के अफेयर्स के बारे में पता था, जिस वजह से उसने उन्हें अपनी ओर से स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर कर दिया था। अब सारे इंट्रोगेशन खत्म होने के बाद उन चारों को इस केस से रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन जाने से पहले ऑफिसर क्रिस को बताते हैं कि विंसेंट पर मर्डर का चार्ज लगाया गया है, क्योंकि सारा की डेड स्लीपिंग पिल्स की वजह से नहीं बल्कि उसके हाथों की नस काटने से हुई थी। और जिस पैटर्न से उसकी नस कटी थी उससे पता लग रहा था कि वो काम सारा का नहीं बल्कि विंसेंट का था, क्योंकि उस नाइफ पर विंसेंट के फिंगरप्रिंट्स थे। दरअसल जब फिलिप्स ने वो नाइफ विंसेंट की ओर फेंका था तब उस पर विंसेंट के फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। ये सुनकर क्रिस मन ही मन में खुद को कोसने लगता है और दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने विंसेंट को इसमें फंसाने का प्लान नहीं किया होता तो सारा अभी जिंदा होती। फिर वो सोचता है कि वो उसे मिला हुआ सुसाइड नोट पुलिस को देकर विंसेंट को सारा के मर्डर चार्ज से बचा लेगा,
लेकिन वो नोटिस करता है कि अपने जैकेट में रखा हुआ वो सुसाइड नोट गायब था। कुछ देर बाद वो ये बात ल्यूक को कॉल करके बताता है और उसे लॉफ्ट में आने के लिए कहता है। वहां वो ल्यूक को बताता है कि विंसेंट पर सारा के मर्डर का चार्ज लगा है क्योंकि पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिली थी। वो ल्यूक से उस सुसाइड नोट के बारे में पूछता है, जिस पर ल्यूक मना कर देता है कि उसके पास वो नोट नहीं है। तभी क्रिस उसे बताता है कि उसने एक रियल एस्टेट एजेंसी में कॉल किया था जानने के लिए कि उस लॉफ्ट को किसने सेल पर लिस्ट किया था, जिस वजह से उसे पता चले कि ये काम ल्यूक का था और उसने वो सुसाइड नोट उस वक्त क्रिस के कोट से निकाल ली थी जब उसके दरवाजे पर वो डोरबेल बजी थी। अब क्रिस ल्यूक को वो सुसाइड नोट दिखाता है जो उसे एक कचरे के डिब्बे में मिला था और जिसे ल्यूक ने ही क्रिस के कोट से निकालने के बाद वहां फेंक दिया था, क्योंकि वो नोट सारा ने नहीं बल्कि खुद ल्यूक ने लिखी थी और उस पर ल्यूक की हैंडराइटिंग थी। जिसके बाद हार मानकर ल्यूक अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है और बताता है कि उसे विंसेंट से नफरत होने लगी थी क्योंकि वो उसके और सारा के बीच आ गया था। दरअसल जब से ल्यूक ने सारा को देखा था तब से वो उससे प्यार करने लगा था। फिर फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि उस चैरिटी इवेंट के बाद ल्यूक ने सारा को प्रपोज किया था, जिसे सारा ने साफ रिजेक्ट कर दिया था और वहीं मौजूद ल्यूक की वाइफ ने भी उनकी ये बातें सुन ली थी। अब उस रात ल्यूक नोटिस करता है कि विंसेंट और सारा वही लॉफ्ट में थे, जिस वजह से वो लॉफ्ट के पास पहुंच जाता है और विंसेंट के जाने का वेट करने लगता है। और जैसे ही विंसेंट वहां से निकल जाता है, ल्यूक लॉफ्ट के अंदर जाकर सारा के साथ ड्रिंक करने लगता है और उसके ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे अनकॉन्शियस कर देता है। फिर वो सारा को इंजेक्शन देकर मार देता है और उसके पास अपने हाथों से लिखा हुआ विंसेंट के नाम का सुसाइड नोट रख देता है। अब प्रेजेंट टाइम में ल्यूक क्रिस को वो सारी बातें भूलकर अपने घर जाने को कहता है, लेकिन क्रिस नहीं मानता और पुलिस के पास जाने की बात करता है। तभी ल्यूक एक नाइफ लेकर क्रिस पर अटैक करने जाता है और क्रिस उससे बचने के लिए लॉफ्ट के बालकनी में चला जाता है। वहाँ ल्यूक और क्रिस में हाथापाई होती है और वो नाइफ क्रिस के हाथ लग जाती है। उसी वक्त वहाँ पुलिस के सायरन की आवाज आती है क्योंकि क्रिस ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। फिर अपने बचने का कोई रास्ता नहीं होने पर ल्यूक उस बालकनी से जंप मारकर सुसाइड कर लेता है। फिर कहानी 6 महीने बाद दिखाई जाती है। मार्टी और मार्टी की वाइफ मिमी फिर से एक हो गए थे। विंसेंट का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स होकर वो अकेले ही उस लॉफ्ट में रहता था। फिलिप्स का सारा के मर्डर के लिए कोर्ट में केस चल रहा था। क्रिस भी अपनी वाइफ से सेपरेट होकर एक डल लाइफ जी रहा था। पर एक दिन एन उसके सामने आ जाती है और उसे बताती है कि उसने अपने पुराने प्रोफेशन को छोड़ दिया है। फिर वो उसे कॉफी के लिए इनवाइट करती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस थ्रिलर मिस्ट्री मूवी का नाम है द लॉफ्ट, जो 2015 में रिलीज हुई थी।